डियर ऑल ऑफ़ यू, आज हम लोग हिस्ट्री करने जा रहे हैं। यह है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। ओके, और चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये सारे पॉइंट्स एक एक करके दिए हुए हैं जो हम लोग डिटेल्स में समझेंगे और जानेंगे। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि आने वाले दिन में इसी तरीके से वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। ओके, चलिए पॉइंट पहला है हमारा इंट्रोडक्शंस फ्रॉम द चैप्टर। सेकेंड, वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। थर्ड, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। फोर्थ, रॉलेट एक्ट। फिफ्थ, जालियानावाला बाग मैस्कर। सिक्स्थ, खिलाफत मूवमेंट। सेवन, डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट्स। 8, towards civil disobedience, and the 9 point it is sense of collective belonging। ओके, ये सारे पॉइंट एक एक करके डिटेल्स में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन से। ओके, हियर द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ओके, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है नेशनलिज्म। व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड नेशनलिज्म, या इस वर्ड को हम लोग डिफाइन करें तो नेशनलिज्म्स का मतलब होता है, या हम लोग समझ सकते हैं कि कंट्री के प्रति हमारी भावना, दैट मीन्स लव फॉर द नेशन। हम अपनी कंट्री से कितनी जो है वो श्रद्धा रखते हैं, या अपनी कंट्री से कितना हम मोहब्बत करते हैं, ये नेशनलिज्म्स की फीलिंग्स जो है वो बताता है। जैसे सपोज दैट चाइना हमारे ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट जो है कोई स्टेप नहीं ले रही है, तो क्या होगा, हम लोग सारे इंडियन लोग रोड के ऊपर चले आएंगे। और होपफुली ये हमारा नारा भी हो सकता है कि चाइना से बदला लो बदला लो। तो ये सारे लोग हम लोग जो रोड पे चले आ रहे हैं और ये जो नारे लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा नेशनलिज्म्स की भावना है। ओके, तो बताया गया कि अपनी कंट्रीज़ में नेशनलिज्म्स की भावना लोगों के अंदर में कैसे आई, तो बताया गया कि ये कनेक्टेड है एंटी ब्रिटिश कॉलोनियल मूवमेंट, यानी कि बहुत सारे जो ब्रिटिश ने हमारे कंट्रीज़ के ऊपर जो राज किया है, तो हम लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट किया है ब्रिटिश के अगेंस्ट में। तो यही तो हमारा नेशनलिज्म्स वाली फीलिंग है। बताया गया कि हमारे कंट्रीज़ में जो मॉडर्न नेशनलिज्म जो ग्रोथ किया है, वो कहीं ना कहीं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से ही ग्रोथ किया है। ओके, The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to forge group together within one movement. However, the unity did not merge without conflict. बोला गया कि जो कांग्रेस है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ओके, या लीडरशिप के अंदर में बहुत सारे जो अपने सोसाइटीज़ में ग्रुप होती थी या जो मूवमेंट होते थे, उसको एक जगह लाने की कोशिश करती थी। ओके, और बताया गया कि ये जो कोशिश या ये जो यूनिटी थी वो बगैर लोगों में कन्फ्लिक्ट के नहीं आया है। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे कि आगे इस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये चल रहा था, और साथ में खिलाफत मूवमेंट हुआ। तो खिलाफत मूवमेंट से मुस्लिम कम्युनिटी जुड़ी हुई थी, और नॉन कॉपरेशन या सत्याग्रह से बहुत सारे हिंदुइज्म कम्युनिटी जुड़े हुए थे। तो ये दोनों को मिलाने की जो है वो कोशिश की गई थी, ताकि लोग यूनाइट हों और एक बड़ा मूवमेंट जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ हो पाए। तो यही बताया जा रहा है कि यूनिटी जो है वो बगैर कन्फ्लिक्ट के जो है वो नहीं आई है। ओके, अब आ जाते हैं मेजर पॉइंट है पॉइंट 2, जिसको वर्ल्ड यू कैन से दैट दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड खिलाफत नॉन कॉपरेशन। Okay, just you can see here. National movement was spreading in new areas in 1919. Okay, and the incorporating new social groups and developing new modern modes of struggle. Okay, बोला गया कि जो नेशनल मूवमेंट थे वो बहुत ज़्यादा फैल रहे थे 1919 के आसपास। ओके, और बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स थे वो भी अपना काम जो है वो कर रहे थे नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट होकर। और इस तरीके से बताया गया कि ये एक नया जो है वो मूड्स ऑफ स्ट्रगल जो है वो डेवलप्ड हुआ था 1919 के आसपास। ओके, पॉइंट 2, महात्मा गांधी केम टू इंडिया
Okay, Mahatma Gandhi came to India. The idea of Satyagraha emphasizes the powers of truth and need for the search for truth. Okay, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न आए और वहाँ पर ऑलरेडी एक सत्याग्रह स्टार्ट कर चुके थे. सत्याग्रह मीन्स सत्य, यहाँ पर दो वर्ड है, सत्याग्रह. सत्य का मतलब ट्रूथ एंड आग्रह का मतलब रिक्वेस्ट, यानी कि सच्चाई के लिए रिक्वेस्ट करना किसी से, सच्चाई के लिए आग्रह करना किसी से. तो बताया गया कि इस तरीके से ये एक पावरफुल जो था असर डाला ट्रूथ का, और लोग जो है इस तरीके से सर्च में जो है वो जुड़ गए. ठीक है, जिसको हम लोग आइडिया ऑफ सत्याग्रह कह सकते हैं. ओके, पॉइंट 3, द एडवोकेटेड दैट द फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर. बोला गया कि आपके ऊपर जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उसके ऊपर ताकत से हम लोग नहीं जीत सकते, या ताकत ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि उसके साथ एक तरीके से सत्याग्रह अगर उनके साथ अगर छेड़ दें तो जो है वो हम लोग कामयाब हो सकते हैं. यहाँ पर एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर लें कि गांधी जो है वो वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे, नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे. ठीक है, नॉन वायलेंस को. तो यहाँ पर है फिजिकल फोर्स, फिजिकल फोर्स का मतलब वायलेंस. तो गांधी जी जो चाहते थे कि जो भी हो वो एक तरीके से नॉन वायलेंस तरीके से हो, जिसे हम लोग सत्याग्रह के नाम से यहाँ पर जानते हैं. ओके, चलिए पॉइंट 4, इन 1916 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल्स अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम्स. ओके, बोला गया कि 1960 में गांधी जी जो है वो बिहार के चंपारण में पहुँचे और पीजेंट्स को इंस्पायर किया कि वो स्ट्रगल करें. ठीक है, जो उनका एक तरीके से ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था. ऑपरेसिव का मतलब जो उनके फेवर में नहीं था प्लांटेशन सिस्टम, उसके खिलाफ जो है वो एक तरीके से लोगों को इंस्पायर करते थे. ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गांधी जी 1915 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में एंटर किए. ओके, और ये भी हम लोग जान लें कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे और साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी जो ब्लैक एंड वाइट का कन्फ्लिक्ट था, ठीक है, वो बहुत ही सक्सेसफुली वो वहाँ पर जीत चुके थे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा पॉइंट है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. सत्याग्रह आखिर है क्या? ओके, सत्याग्रह आखिर है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं. महात्मा गांधी रिटर्न इंडिया इन जनवरी 1915. ओके, 1950 जनवरी में महात्मा गांधी जो है वो इंडिया में रिटर्न आए. हेरोइक फाइट फॉर द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका वेल नॉन. बोला गया कि एक तरीके से जो वहाँ पर मूवमेंट हुआ था साउथ अफ्रीका में, इंडियन लोग जो है वो फाइट को ऑलरेडी जीत चुके थे. ओके, His noble methods of mass agitation known as सत्याग्रह yielded good result. ओके, बोला गया कि उनका जो एक तरीका था, एक बहुत ही महान तरीका था, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व हुए थे और विद्रोह, एक तरीके से एजिटेशन किए थे. एजिटेशंस का मतलब होता है किसी मूवमेंट को करना. ठीक है, किसी मूवमेंट को शांत तरीके से करना, और मास का मतलब होता है पूरे पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट हो. और बताया गया कि इसी तरीके से जो मास एजिटेशन हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसे सत्याग्रह का नाम दिया गया था, और उसका असर भी जो है वो बहुत अच्छा निकल कर आया था. ओके, पॉइंट 2, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ. बोला गया कि सत्याग्रह का जो आइडिया था वो एक तरीके से सच्चाई का पावर था, और लोग जो सच्चाई की तलाश एक तरीके से लोग करते थे और ज़रूरत को महसूस करते थे. ओके, सत्य आग्रह, एज वी हैव डिस्कस, सत्य का मतलब सच, आग्रह का मतलब रिक्वेस्ट, यानी कि ट्रूथ के लिए रिक्वेस्ट करना. ओके, पॉइंट 3, इन 1916. ओके, यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर. ओके, 3 पॉइंट्स क्या है, किस तरीके से गांधी जी जब हम कह सकते हैं कि इंडियाज़ में आए तो वो 3 मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किए. पहला है 1916 में,
दूसरा है 1917 में और तीसरा है 1918 में। ओके, तो ये पार्टिसिपेट किए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा 1916 वाला, गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार चंपारण में वो उन्होंने ट्रैवल किया और इंस्पायर किया पीजांट्स को कि स्ट्रगल करें जो उनका ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम है उसके खिलाफ। 1916 में, याद रखना है कि 1916 में गांधी जी चंपारण में गए और किसानों के अगेंस्ट में जो प्लांटेशन सिस्टम था, यानी ऑपरेसिव, यानी कि उनके खिलाफ या उनके जो नुकसान करने वाला प्लांटेशन सिस्टम था उसके खिलाफ स्ट्रगल करने के लिए गांधी जी ने लोगों को इंस्पायर किया था। ओके, इन 1917 में द क्रॉप्स फील्ड इन खेदा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिमिट द लैंड रिवेन्यू एंड इंसिस्टेड इट फुल कलेक्शंस। ओके, बताया गया कि जो गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट थे उसमें जो क्रॉप्स फील्ड थे, यानी कि अनाज वाले जो लैंड्स हुआ करते थे, उसमें वो रिवेन्यू लेता था ब्रिटिशर्स, और बताया गया कि वो हर हाल में लेता था। ठीक है, लेकिन गांधी जी यहाँ पर बताया गया कि लोग जो है वो किसी भी तरीके से, मान लिया जाए कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो भी उसको देना पड़ता था, क्रॉप फेलियर हो गया तो भी उसको जो है लैंड रिवेन्यू देना पड़ता था। ठीक है, तो बताया गया कि गांधी जी ने वहाँ पर बोला था कि ये लोग लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा लेता है, उसमें कुछ कमी होना चाहिए। ओके, पॉइंट 5, इन 1918 महात्मा गांधी intervened a dispute between the workers and the mill owners in Ahmedabad. He advised to the worker to go on strike and demand a 35% increase in wages. ओके, बताया गया कि 1918 में महात्मा गांधी जो है वो एक तरीके से जो डिस्प्यूट होता था वर्कर्स के बीच में और मिल मालिक के बीच में अहमदाबाद में, उसके खिलाफ गांधी जी ने जो मजदूर थे उनको बोला कि तुम लोग एक तरीके से स्ट्राइक करो। स्ट्राइक का मतलब बंद करना, हड़ताल करना करो, कि तुम्हारा जो वेजेस है यानी कि तुम्हारी जो मजदूरी है उसमें 35% की बढ़ोतरी हो। ओके, लोगों ने डिमांड किया और गांधी जी ने उन लोगों को एडवाइस दिया कि तुम स्ट्राइक करो। ओके, चलिए, तो ये याद रखना है कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए तो वो 3 मूवमेंट पहले पार्टिसिपेट किए। 1916 में चंपारण बिहार में, 1917 खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, और 1918 में अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में है वहाँ पर। ओके, तो ये पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 6 जो है वो सत्याग्रह brought Gandhi ji into close touch with the workers and the urban areas. देखिए, गांधी जी बताया गया कि सत्याग्रह के बाद गांधी जी एक तरीके से गांधी जी के बहुत ही करीबी टच में आ गए। कौन? ये वर्कर थे ये लोग, और अर्बन एरियाज़ के जो लोग थे वो। ओके, गांधी जी के क्लोज कांटेक्ट में आ गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है? बताया गया कि 1919 में ब्रिटिश ने एक लॉ पास किया इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, और इसके थ्रू ये बोला गया कि अगर किसी को भी पाया जाता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई साजिश करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और अरेस्ट करने के साथ ही 2 साल के लिए उसे जेल में भेज दिया जाएगा। उसमें कोई भी ट्रायल वगैरह नहीं होगा। बताया गया कि इससे तो आसानी से इंडियन लोगों को टारगेट बनाया जा सकता था। ठीक है, तो इसके खिलाफ बहुत सारा जो है वो लोगों ने अपनी नाराज़गी जाहिर किया। ओके, तो यही मूवमेंट जो है वो रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1, व्हेन द रॉलेट एक्ट इन 1919 was passed, hurried through the Imperial Legislative Council in spite of anonymous operations of the Indian members, गांधी जी passions come to an end। बोला गया कि बिल्कुल जो उन लोगों का ओपोजिशन पाया जाता था, ठीक है,
तो वो क्या होता था, उसके खिलाफ ये लोग कार्रवाई करते थे, ठीक है ना, इसके खिलाफ कार्रवाई करते थे। और ये जो लॉज था वो इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में पास किया गया था। बताया गया है कि इसके पास होने के बाद गांधी जी का जो पेशेंस था वो एक तरीके से एंड हो गया था, यानी गांधी जी जो है वो जितनी उनकी सब्र की क्षमता थी वो ख़त्म हो गई थी। पॉइंट 2, गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द अनजस्टिस लॉ विच वुड स्टार्ट विथ अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। ओके, बोला गया कि गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चाहते थे। देखिए यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस, सिविल का मतलब आम लोग एंड डिसोबीडियंस का मतलब यानी कि उन लोगों को बात मानने से इनकार कर देना, ठीक है। किस लिए इनकार कर देना, कि जो अनजस्टिस लॉ जो है वो पास किया गया था ब्रिटिश के खिलाफ, उसके लिए। ओके, और गांधी जी बताया गया कि इस मूवमेंट को स्टार्ट किए 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल करके। उस दिन पूरा ऑल इंडिया जो है वो हड़ताल गांधी जी के द्वारा जो है वो डाका गया था। ओके, पॉइंट 3, 6 अप्रैल 1919 was observed as सत्याग्रह डे when peoples all over the country observed fast and हड़ताल। ओके, बोला गया कि 6 अप्रैल को 1919 को सत्याग्रह डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया था। ओके, उस दिन सारे कंट्रीज़ के लोग जो है वो फास्ट पे चले गए, यानी कि अनशन पे चले गए और हड़ताल जो है वो कर दिए थे। ओके, याद रखने की ज़रूरत है कि सत्याग्रह डे किस तारीख को मनाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा 6 अप्रैल 1919 को। 4, in 1919 द कंट्री विटनेस रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकिंग इन द इंडिया। बोला गया है कि 1919 में ये हम देख सकते हैं कि एक रिमार्केबल पॉलिटिक अवेयर, यानी कि लोगों के अंदर में एक जागरूकता आई लोगों के अंदर में 1990 के बाद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 5 है लोकल लीडर्स वेयर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, महात्मा गांधी वाज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। बोला गया है कि बहुत सारे जो लोकल लीडर थे उनको अमृतसर से अरेस्ट कर लिया गया, महात्मा गांधी को भी दिल्ली आने से रोक दिया गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो रिएक्शंस था रॉलेट एक्ट का। ओके, पॉइंट 6 देखते हैं। पॉइंट 6 में है कि ऑन अप्रैल 10th the police in Amritsar fired upon the peaceful procession provoking widespread attack on the bank। ओके, बोला गया कि 10 अप्रैल को अमृतसर में एक तरीके से जो लोग पीसफुली प्रोसेसन कर रहे थे, ठीक है, उसमें अटैक कर दिया गया। और इसका रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे बैंक्स वगैरह को जो है वो निशाना बनाया गया पीपल्स के द्वारा। ओके, इसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद है हमारा मेजर 5th पॉइंट, जिसको जालियाना वाला बाग मैसकेयर कह सकते हैं। जालियाना वाला मैसकेयर मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कत्लेआम, लोगों का कत्ल करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जालियाना वाला बाग। बोला गया कि लोगों की एक भीड़, एक क्राउड जो है वो एक जालियाना वाला बाग एरिया है अमृतसर में, वहाँ पर लोग जो है वो गए थे, ठीक है। और चारों तरफ से जो ग्राउंड था वो एक तरीके से बंद था। द पीपल्स केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स रिप्रेसिव मेजर्स वाइल सम कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। ओके, बोला गया कि बहुत सारे जो प्रोटेस्टर थे वो जो बैसाखी फेयर लगता था एनुअली, सालाना, तो ब्रिटिश लोगों ने समझा कि ये लोग प्रोटेस्टर्स हैं और गवर्नमेंट्स के जो खिलाफ ये लोग बैसाखी फेयर में प्रोटेस्ट करने आए थे। बताया गया कि वहाँ पर जो ब्रिटिश कमांडर था जिसका नाम था जनरल डायर, वो भी उस एरियाज में गया और सारे एग्जिट पॉइंट, दैट मीन्स ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, ओपन फायर द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। बोला गया कि जो एग्जिट पॉइंट था,
ठीक है ना। सारे एग्जिट पॉइंट को बताया गया कि एक तरीके से ब्लॉक कर दिया गया और आनाधुन जो है वो ओपन फायर किया गया क्राउड के ऊपर, जिसमें बताया गया कि हंड्रेड्स ऑफ द किलिंग्स हम लोग देख सकते थे। ओके यही जो इंसिडेंट है वो हिस्ट्री में जालियानवाला बाग मैसेकर के नाम से जाना जाता है। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड विथ ब्रूटल रिप्रेशंस सीकिंग टू द ह्यूमिलिएट एंड टेररिटाइज पीपल्स। बोला गया कि गवर्नमेंट के जो द्वारा जो रिस्पॉन्ड किया गया वो बहुत ही बुरा सलूक था, ठीक है, और ये इंसानियत के खिलाफ भी था और एक तरीके से टॉर्टोइज पीपल, और इसका शिकार जो है वो आम लोग या लोग जो है वो उसको हुए थे। सत्याग्रहीज were forced to rub their noses on the ground and crawl on the street and do salam or salute to all the sahibs। ओके बोला गया कि जो सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे उनको सत्याग्रही किया गया था। बताया गया कि उनको फोर्सफुली बोला गया कि तुम ज़मीन पे नाक रगड़ो, और नाक रगड़ने के बाद रेंग कर चलो रास्ते के ऊपर, और जितने भी साहेब लोग हैं, साहेब लोग यानी ब्रिटिश जो ऑफिसर होते थे उनको साहेब बोला जाता था, और उनको सलामी दागो कि सलाम साहेब। ओके इस तरीके से जो है वो ब्रूटल सलूक जो है वो इंडियन लोगों के साथ आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर, या हम कह सकते हैं कि रॉलेट एक्ट के बाद जो है वो लोगों के साथ किया गया था। ओके अब आ जाते हैं खिलाफत मूवमेंट्स के बारे में। खिलाफत मूवमेंट्स आखिर है क्या? ओके खिलाफत मूवमेंट, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह had been widespread movement and it was still limited mostly to the cities and town। बोला गया कि जो रॉलेट एक सत्याग्रह था वो मतलब वाइड स्प्रेड बहुत ज़्यादा फैल चुका था मूवमेंट, लेकिन अभी भी जो है वो जो सिटीज़ और टाउन में था वो लिमिट था, एक सीमित में था। ओके पॉइंट 2, महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। बोला गया कि गांधी जी यहाँ पर महसूस किए कि एक और बड़ा मूवमेंट जो है वो इंडिया के अंदर में लॉन्च करने की या स्टार्ट करने की ज़रूरत थी। ओके पॉइंट 3, बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट could be organized without bringing the Hindu Muslim close together। बोला गया कि गांधी जी ने यह महसूस किया था कि इस तरीके का बड़ा मूवमेंट जो है वो उस वक्त तक ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता जब तक कि पूरे हिंदू मुस्लिम को क्लोज जो है वो नहीं लाया जा सके। ओके यानी कि हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करो और एक बड़ा मूवमेंट करो। ओके तो यहाँ पर जो खिलाफत मूवमेंट हो रहा था तो गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी भी सत्याग्रह स्टार्ट किए थे और खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था, तो दोनों को गांधी जी जो है वो कहीं ना कहीं यूनाइट करने की कोशिश कर रहे थे। ओके अब आ जाते हैं पॉइंट 4, द फर्स्ट वर्ल्ड वार ओके हैड बीन एंडेड विद द डिफीट्स ऑफ ऑटोमन तुर्की। ओके बोला कि टर्की का डिफीट के साथ ही जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार की एंड हो गई थी। देयर वेयर रूमर्स दैट ए हैड्स पीस ट्रीटी वाज गोइंग ऑन टू इम्पोज द ऑटोमन एम्पायर who was spiritual head of the खलीफा ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। बोला गया कि जो ओटोमन अम्पायर थे इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ये एक र्यूमर्स फैल गया था, ठीक है, अफवाह फैल गया था कि जो ओटोमन अम्पायर्स में एक तरीके से जो खलीफा होते थे जिसको स्पिरिचुअल हेड कहा जाता था, स्पिरिचुअल हेड कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था, कि उसके साथ ब्रिटिशर्स लोगों ने बुरा सलूक किया है और उसके पीस को जो है वो भंग किया है। ठीक है ये बात पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में फैल गया और खलीफा को जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक सेक्रेट माना जाता है इस्लामिक वर्ल्ड में। ठीक है तो किसी की भी रिलीजियस टीचर्स को अगर नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उससे रिलेटेड रिलीजन्स के लोगों को बहुत ही बुरा लगेगा और उसका रिएक्शंस भी देखने को मिल सकता है। तो बताया गया कि इसका रिएक्शंस अपने इंडिया में भी देखने को मिला। क्या देखने को मिला, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है यहाँ हम लोग देखते हैं
पॉइंट 5, द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू फोर्स ब्रिटिश टू चेंज हर टर्किश पॉलिसी। ओके, बोला गया कि इंडियन जो मुस्लिम थे उन लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोग ब्रिटिश को फोर्स करेंगे कि जो पॉलिसीज़ टर्कीज लोगों के अंदर शुरू किया है या स्टार्ट किया है उसको चेंज करो। ठीक है, अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना आज़ाद एंड अजमल खान एंड हसरत मोहानी। बोला गया कि एक खिलाफत कमेटी की जो है वो स्थापना की गई। ठीक है, किसके अंडर में? मौलाना आज़ाद के अंडर में, अजमल खान के अंदर और हसरत मोहानी। ओके, पॉइंट 7, अ यंग जनरेशंस ऑफ द मुस्लिम लीडर्स लाइक मोहम्मद अली एंड शौकत अली took part in the movement. Okay, Muhammad Ali and Shaukat Ali, you will have to keep in your mind. Muhammad Ali and Shaukat Ali. Okay, discussing with the Mahatma Gandhi about the possibilities of unite mass action on this issue. बोला गया कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने गांधी जी के साथ ये डिस्कशन किया कि क्या कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है जिससे एक मास एक्शन लिया जा सकते, यानी यूनाइट होकर मास एक्शन लिया जा सके इस मामलात में। किस मामलात में? खिलाफत मूवमेंट वाले मामलात में। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट कहने का मतलब कि बहुत सारे ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। ओके, और हर किसी का अपना अपना मकसद था। ठीक है, जैसे पीजेंट लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, ट्राइबल्स पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा जो एक हम कह सकते हैं कि जो पीजेंट्स लोग थे उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, तो सबका अपना अपना मकसद था। तो क्या मकसद था? यही है डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। विद मूवमेंट के अंदर में हर लोगों का अपना अपना स्टैंड्स होना। चलिए, पॉइंट 1, रिविलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब गांव देहात वाले एरियाज में। फ्रॉम सिटीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्प्रेड टू द कंट्री साइड आफ्टर द वॉर। द स्ट्रगल्स ऑफ द पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स वी आर डेवलपिंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। बोला गया कि जो बगावत हुई थी गांव या देहात वाले एरियाज में, बोला गया कि शहर से लेकर पूरे नॉन कोऑपरेशन जो है वो हर तरफ जो है वो फैल गया। ठीक है, मूवमेंट स्प्रेड इन द कंट्री साइड यानी गांव देहात एरियाज में फैल गया। बोला गया कि आफ्टर द वॉर द स्ट्रगल्स वाज पीजेंट। बोला गया कि आफ्टर द वॉर कहने का मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ओके, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं आफ्टर द वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितना से कितना तक हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक। बताया गया कि इस बीच में ये ब्रिटिश के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जो इंडिया का कंडीशन है, चूँकि ब्रिटिश जो है वो वॉर में इंगेज है, वर्ल्ड वॉर में, और यहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत ही ख़राब हो चुका था। लेकिन इंडियन लोगों के द्वारा ये अंदाज़ा लगाया गया कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा ब्रिटिश हमारे ऊपर ध्यान देगी और हमारा कंडीशन जो है वो अच्छा हो गया। लेकिन बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वार के बाद क्या हुआ? द स्ट्रगल्स ऑफ द पीजेंट लोगों का जो स्ट्रगल था और ट्राइबल लोगों का जो स्ट्रगल था वो और डेवलप्ड हो गया इंडिया के दूसरे पार्ट्स में। ओके, और बढ़ गया। पॉइंट 2, वन मूवमेंट्स हियर वॉज अगेंस्ट द तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांड्स फ्रॉम पीजेंट exorbitantly high rents and वैरायटी ऑफ अदर केसेस। ओके, बोला गया कि यहाँ पर दो लोग थे, एक तालुकदार लोग थे और एक लैंड लॉर्ड्स थे। तो तालुकदार एंड लैंड लोगों का डिमांड था कि जो पीजेंट्स लोग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंट लिया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंट लिया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कमी की जो है वो लोगों के द्वारा मांग की गई थी। जैसे हम लोग ये मान के चलें कि जो लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार होते थे वो ब्रिटिश के अंडर में काम करते थे। ठीक है ना, और यही लोग जो है वो पीजेंट लोगों से हाई रेंट लेते थे या फिर और दूसरे जो मामला था उससे ये लोग करते थे। ठीक है,
तो पीजेंट लोगों का डिमांड था कि ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड जो हाई रेंट लेते हैं उसमें कमी आए, ठीक है, और इससे जुड़े जो लैंड से जुड़े जो भी मामलात हैं उसको ये लोग सॉल्व करें। तो एक मूवमेंट जो था ये पीजेंट का था और उनका डिमांड्स था कि रेंट में कमी और जो लैंड से रिलेटेड जो केसेस है उसमें जो है वो हो। पीजेंट हैड टू बी द बेगार, ओके, पीजेंट हैड टू बी द बेगार। बेगार्स मतलब बगैर मुआवजे के, बगैर कोई मजदूरी के काम करना। तो बताया गया कि पीजेंट्स लोगों को ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे बेगार के तौर पे। सो द पीजेंट मूवमेंट डिमांड्स रिडक्शंस ऑफ रिवेन्यू एंड एबोलिशंस ऑफ बेगार, सोशल बॉयकॉट्स ऑफ द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। बोला गया कि जो पीजेंट मूवमेंट हुई थी उसका डिमांड था कि लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, और जो बेगार है उसको ख़त्म किया जाए, और जो एक तरीके से बुरा सलूक है लैंडलॉर्ड्स का, ठीक है ना, उसको सोशली जो है वो बॉयकॉट किया जाए। ओके, तो ये तीन जो था वो डिमांड था उन लोगों का, पीजेंट्स लोगों का, कि रेवेन्यू को कम करो, बेगार सिस्टम को हटाओ, और लैंडलॉर्ड्स का जो ऑपरेसिव है यानी उन लोगों का जो बुरा सलूक है उसका सोशली बॉयकॉट करो। ओके, अब आ जाते हैं पॉइंट 4 में। अवध किसान सभा वॉज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ओके, अवध किसान सभा, डू कीप इन योर माइंड। Within a month, over 300 branches had been set up in the villages। बोला गया कि अवध किसान सभा की जो है वो स्थापना की गई और इसके बहुत सारे ब्रांच जो है वो यानी लगभग 300 ब्रांच जो है वो इंडिया के डिफरेंट विलेजेस में जो है वो स्टार्ट की गई थी या सेटअप किया गया था। ओके, तो अवध किसान सभा का जो है वो हेड कौन थे? तो आंसर होगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 5 है यहाँ पर, देख लेते हैं। ट्राइबल पीजेंट इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ द महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज येट अनदर वे। बोला गया कि यहाँ जो ट्राइबल के पीजेंट्स थे यानी कि जो ट्राइबल लोगों के अंदर जो पीजेंट्स हैं उन्होंने महात्मा गांधी के मैसेज को एक तरीके से स्वराज और दूसरे वे में लिया। स्वराज का मतलब होता है आज़ादी, और दूसरे वे में लिया गांधी जी के मैसेज को। किस वे में लिया? चलिए देखते हैं। पॉइंट 6, द colonial government had closed large forest area, preventing peoples from entering the forest to graze their cattle or to collect the fuel, wood and the fruit। बोला गया कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, जो फॉरेस्ट एरिया था उसको क्लोज कर दिया और लोगों को जंगलों में जाने से या फिर फॉरेस्ट में जाने से रोक दिया। बताया गया कि उनको जानवरों को चराने से रोका गया, फ्यूल वुड के लिए जो वो लोग जाते थे उसके लिए रोका गया, और फ्रूट्स वगैरह जो वो लोग जंगलों से या फिर फॉरेस्ट से रिसीव करते थे वो सारे को जो है वो रोक दिया गया उनको। ओके, यानी कि ब्रिटिश ने यहाँ पर फॉरेस्ट लॉ लाया था। उस लॉ के थ्रू कोई भी जो है वो आम लोग या ट्राइबल पीपल जो भी हो वो फॉरेस्ट के अंदर में एंटर नहीं कर सकते थे, यानी कि उनको प्रिवेंट कर दिया गया, रोक दिया गया। ओके, पॉइंट 7, अल्लूरी सीताराम राजू क्लेम्ड दैट ही हैड वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर। ओके, he asserted that India could be liberate only by the use of force। ओके, ये अल्लूरी सीताराम राजू ये कौन थे? बताया गया कि ये इनको जो है वो ट्राइबल्स पीपल का मसीहा माना जाता है ना, ट्राइबल पीपल्स का मसीहा माना जाता है। बताया गया कि इनके पास बहुत सारे जो है वो पावर्स हैं, ये अपने आप को मानते थे, और बताया गया कि इसी पावर्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के बाद जो ब्रिटिश से है उससे हम अपनी लिबरेशन यानी कि उनसे हमारी जो आज़ादी है वो हम लेंगे, और ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब हम अपने ताकत का इस्तेमाल करेंगे तब। ओके, दैट मीन्स अल्लूरी सीताराम राजू ऑल्सो वांटेड, ये भी जो है वो एक तरीके से वायलेंस के फेवर में थे। ओके,
वायलेंस के फेवर में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा 8वां पॉइंट मेजर, जिसको कहते हैं टूवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल का मतलब आम लोग, डिसोबीडियंस मतलब यानी कि ब्रिटिश की जो कोई भी बात है उसको मानने से इनकार कर देना, यानी सारे लोग जो है वो ब्रिटिश के बात को मानने से इनकार कर दे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। बोला गया गांधी जी ने ये फैसला किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर दिया जाए, यानी कि ख़त्म कर दिया जाए 1992 में। द मूवमेंट वाज रिटर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस, सत्याग्रहीज नीडेड प्रॉपरली ट्रेंड फॉर मास स्ट्रगल। क्यों गांधी जी ने इसको उठा लिया? तो बोला गया कि गांधी जी जो थे वो एक तरीके से देखे कि जो मूवमेंट है वो वायलेंस की तरफ चला गया है। बहुत सारे जगहों पर जो सत्याग्रहीज हैं उनको और अच्छे तरीके से ट्रेंड होने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि मास स्ट्रगल जो है वो किया जा सके। यानी कि मास स्ट्रगल करने के लिए जो सत्याग्रहीज लोग थे उनको और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। और बहुत सारी जगहों पर जो है वो सत्याग्रहीज लोग वायलेंस में जो है वो टर्न हो गए थे, इसीलिए गांधी जी ने उसको उठा लिया। ओके, पॉइंट 3, C.R. दास, मोतीलाल नेहरू formed Swaraj Party within the Congress to argue for return to the council politics। ओके, देखिए यहाँ पर बोला गया कि एक तरीके से कांग्रेस के अंदर में दो ग्रुप की फॉर्मेशन हो गई। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने एक नए पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ओके, और ये लोग चाहते थे कि जो काउंसिल इलेक्शंस होता था, ठीक है ना, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करें। ओके, पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर अगर एक चीज़ हम लोग जान रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि किसी भी बात को ब्रिटिशर्स को मानने से इनकार कर देना। तो गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इसी फेवर में था कि काउंसिल पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट नहीं किया जाए, लेकिन ये लोग मानते थे कि अगर हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं रहें तो ब्रिटिश जैसा चाहे वैसा लॉ बना देगी, तो हम लोग इलेक्शंस में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इसीलिए ये लोग कांग्रेस से अलग होकर C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने एक नए पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था स्वराज पार्टी, और इस तरीके से वो लोग काउंसिल की जो पॉलिटिक्स होती थी उसमें इन लोगों ने वापस वो एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखलाया। पॉइंट 4, सॉल्ट वाज द पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। ओके, गांधी जी ने यहाँ पर जो सॉल्ट मूवमेंट यानी कि हम लोग जिसको डांडी मार्च कहते हैं वो स्टार्ट किया गांधी जी ने, ठीक है, और बताया गया कि ये एक पावरफुल सिंबल्स है जिससे पूरे नेशंस को जो है वो एक जगह किया जा सकता है। ओके, एक जगह किया जा सकता है। और इस तरीके से पॉइंट 5 में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्ट मार्च एक्कम्पनीड 78 ट्रस्टी वॉलंटियर्स। बोला गया कि गांधी जी के जो सच्चे मानने वाले जो वॉलंटियर्स थे उनके साथ डांडी मार्च जो है वो स्टार्ट किया गया था 78 वॉलंटियर्स के साथ। ओके, फाइनली महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल्ड ऑफ मूवमेंट एंड एंटर इनटू द पैक्ट विद द अरविंद ऑन 5 मार्च 1931। बोला गया कि अगेन दोबारा जो है वो गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी उसको भी कॉल्ड ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गांधी इरविन जो है वो पैक्ट साइन हो गई थी 5 मार्च 1931 को। ओके, गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पॉइंट 7 है। पॉइंट 7, participants saw the movement in the different angles such as the Patidar of Gujarat and Jats of the उत्तर प्रदेश। ओके, बोला गया कि गांधी जी जो मूवमेंट स्टार्ट किए थे या जो इसमें पार्टिसिपेंट थे वो एक तरीके से अब मूवमेंट को दूसरे तरीके से देखने लगे ये लोग, जिसमें बताया गया कि पटीदार थे जो गुजरात से बिलोंग करते थे और जो जट फैमिली थी जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी। ओके, पॉइंट 8, टू ऑर्गेनाइज
बिजनेस इंटरेस्ट फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। बोला गया कि एंड फेडरेशंस ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। बोला गया कि जो बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों थे उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया और इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस 92 में उसकी स्थापना की। इसके अलावा फेडरेशंस ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1920 के आसपास में FICC की स्थापना की गई। ओके, नाउ गांधी जी स्टार्टेड अ मूवमेंट विद द अनटचेबल्स। ओके, दे वेयर हरिजन्स, दे वेयर नॉन एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ओके, एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत है कि गांधी जी जो थे वो हर कोई को यूनाइट करना चाहते थे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या फिर डिफरेंट रिलीजन्स के पीपल हो। लेकिन जो कांग्रेस थी वो जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हरिजन्स फैमिली थी या जो ST SC वाली फैमिली होती थी उससे दूर रहते थे ये लोग, या हम कह सकते हैं जो मजदूर लोग थे उससे दूर रहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इसके सपोर्टर जो थे ये बिजनेसमैन लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे। अगर इन लोगों को अगर वो सपोर्ट करती तो क्या होता, ये इंडस्ट्रियल लोग या जो हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे वो कांग्रेस से दूर हो जाते हैं। लेकिन बताया गया कि गांधी जी जो है वो अनटचेबल्स लोग जो थे जिनको हरिजन्स कहा जाता था, गांधी जी ने इनका भी सपोर्ट लिया। ओके, चलिए अब आ जाते हैं, हमारा पॉइंट्स है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ओके, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से जो बहुत सारे आइडियाज़ थे उससे भी हमको नेशनलिज्म्स का फीलिंग मिलता है ना, फीलिंग्स मिलता है। या बहुत सारे स्टैचूज़ हैं, बहुत सारे पोएम है, पोइट्री है, इससे भी हमको नेशनलिज्म्स का आइडियाज़ मिलता है। ये सारे को हम लोग इसी में जो है वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दें हम लोग, आप लोगों ने झांसी की रानी को देखा होगा, वो हमेशा स्वॉर्ड लेकर तैयार रहती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी महिला के खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो वो लड़ने के लिए तैयार है। ओके, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इससे एक हमको लेसन मिलता है। ओके, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे साइन थे, बहुत सारे फिगर्स थे जिससे नेशनलिज्म्स की भावना जो है हमारा ऊपर आता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1, नेशनलिस्ट मूवमेंट इज स्प्रेड when the people belong to the different religions communities belong to develop the sense of collective belonging. The identity of the nations is most often symbolized in a figure or the image. बोला गया कि जब नेशनलिस्ट मूवमेंट फैलने लगा था या फैलता था जब, तो बताया गया कि बहुत सारे जो रिलीजियंस के लोग थे, बहुत सारे कम्युनिटीज़ के लोग थे, वो सारे लोग जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आने लगे, जिसको हम लोग सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, बताया गया कि इसमें सबसे जो है आगे एक तरीके से उसकी नेशन की आइडेंटिटी होती थी कि हम किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन सबसे पहले हमारा कंट्री है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम लोग डिफरेंट रिलीजियंस के भी हैं, लेकिन हमारा पहला आइडेंटिटी क्या है कि हम लोग इंडिया वासी हैं, हम लोग इंडिया में रहने वाले हैं, जिसको हम लोग आइडेंटिटी ऑफ नेशंस कह सकते थे। बताया गया कि बहुत सारे फिगर्स से, बहुत सारे इमेज से हम लोग अपने इंडियाज़ के आइडेंटिटीज़ को रख सकते हैं या उसे हम लोग मान सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग देखते हैं कि ट्राई कलर्स अपना हमारे जो फ्लैग्स हैं वो हैं, तो क्या उससे कोई रिलीजियस मैटर जुड़ा हुआ है? नहीं, बल्कि उससे हमारा कंट्री जुड़ा हुआ है और वो एक हमारा आइडेंटिटी है, चाहे वो जिस रिलीजियन से बिलोंग करता हो। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इमेज ऑफ भारत माता was the first created by बंकिम चंद्र
Chattopadhyay in 1870 when he wrote Bande Mataram for our motherlands. ओके, बताया गया कि इसमें एक इमेज आता है भारत माता का, जिसे सबसे पहले जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1878 में बनाया गया था, और इन्हीं के द्वारा वंदे मातरम जो है वो लिखा गया था। ठीक है, और किसके लिए लिखा गया था? अपने मदरलैंड्स के लिए। ओके, इंडियन फोल्क सॉन्ग्स एंड फोक संग बाय द बेल्ड प्लेड ऑन द इम्पोर्टेंस रोल मेकिंग द आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म। बोला गया कि नेशनलिज्म्स के आइडियाज़ को लाने के लिए बहुत सारे जो सॉन्ग होते थे, बहुत सारे फोल्क सॉन्ग होते थे, उन लोगों ने भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ओके, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग बहुत सारे जो सॉन्ग सुनते हैं, देखते हैं कि अपने कंट्री के प्रति हमारी भावना जो है वो एक तरीके से उभर जाता है। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल देंगे कि लता मंगेशकर ने जब ये गाना गाया, एक सॉन्ग जो है वो गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, है ना, तो जो हमारे लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके आँख में आंसू आ गई थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सॉन्ग जो है वो एक नेशनलिज्म फीलिंग्स को हमारे उभारने में भी हेल्पफुल और सपोर्ट होता है। ठीक है, या उससे आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो है वो मिलता है। इस तरीके से इन बंगाल्स रविंद्रनाथ टैगोर्स, इन मद्रास नेताशा शास्त्री कलेक्टेड द folk tale songs which lead the movements of the folk revival। बोला गया कि बंगाल के अंदर में इस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर, मद्रास के अंदर में नेताशा शास्त्री, जो बहुत सारे फोल्क टेल्स और फोक सॉन्ग को कलेक्ट किए थे, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से लीड करता था मूवमेंट को। ओके, ठीक है, ओके, तो इस तरीके से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है वो एक इमेज से हो, फिगर से हो, या सॉन्ग से हो, वो उभर कर सामने आता है। ओके, चलिए पॉइंट 3, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ट्राई कलर्स रेड, ग्रीन एंड येलो flags was designed in Bengal. Okay, it had 8 lotuses representing 8 provinces and a crescent moon representing Hindu and Muslims. ओके, बताया गया कि जो स्वदेशी मूवमेंट हुई थी उसमें एक ट्राई कलर्स का फ्लैग बनाया गया था बंगाल्स के अंदर में, जो रेड, ग्रीन और येलो कलर का होता था, और उसमें 8 जो है वो लोटस दिया गया था, जो कि उस वक्त 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करता था, 8 उसको करता था। क्रिसेंट मून रिप्रेजेंट, उसमें एक मून, क्रिसेंट मून जो था वो हिंदू मुस्लिम को यूनिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पर हम लोग को डिस्कस करने का ज़रूरत है प्रोविंसेस के बारे में। ओके, ब्रिटिश पीरियड्स में 2 तरह के स्टेट होते थे, एक होता था प्रिंसली स्टेट, दूसरा होता था प्रोविंशियल स्टेट। प्रिंसली स्टेट्स में जो हमारे कंट्री में राजा महाराजा लोग थे वो रूल्ड करते थे, और प्रोविंशियल स्टेट जो होता था वो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर में होता था। ओके, पॉइंट 4, मीन्स ऑफ क्रिएटिंग फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू द री इंटरप्रिटेशंस ऑफ द हिस्ट्री। ओके, बोला गया कि कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर में नेशनलिज्म्स की फीलिंग है वो इस तरीके से लाया जाता था हिस्ट्री के द्वारा। हिस्ट्री के द्वारा मतलब जैसे मान लिया जाए कि हमको कोई बोले, अगर हम लोग आज हिस्ट्री जानते हैं, क्या जानते हैं कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया था, हमको गुलाम बनाया था, है ना, हमारे ऊपर शासन किया था। तो क्या ऐसा अगर माहौल इस पीरियड में बनने लगे तो हमारा क्या रिएक्शन होगा, हमारे इंडियन लोगों का क्या रिएक्शन होगा? तो जाहिर सी बात है हम लोग हिस्ट्री जानते हैं, तो हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में नेशनलिज्म्स के फीलिंग्स को जो है वो उभारता है, क्रिएट करता है। द नेशनलिस्ट राइटर्स अर्ज द लीडर टू द टेक प्राइड इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट इन द पास्ट स्ट्रगल टू चेंज द miserable conditions of life under the British rules।
बोला गया कि जो अपने राइटर होते थे, जिसको नेशनलिस्ट राइटर्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और जो लीडर्स होते थे, जो एक तरीके से हमारा प्राइड होते थे, और किस तरीके से इंडिया जो है वो पास्ट में बहुत सारा अचीवमेंट किया है, ठीक है, बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद, और किस तरीके से माइजरेबल कंडीशन से वो गुजरा है ब्रिटिश रूल के अंडर में। बताया गया कि ये सारा जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म्स की फीलिंग से या नेशनलिज्म्स की फीलिंग को उभारता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म होने को आया, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल्स को, और जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों तक पहुँचाइए। ओके, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।